कांट से भाई ये इसका विंग ये ऊपर कर दो जरा जम। जी भाई आगे नोट्स नहीं मिले। हमने बात की थी जो मैन्युफैक्चरर या डीलर एसल होगा, he will record two types of profits। अगर होंडा कार्स कहते हैं कि मैंने 22 लाख रुपए की गाड़ी बनाई है और फेयर वैल्यू इसकी 30 लाख है, तो इनकी वेबसाइट के ऊपर जो गाड़ी की प्राइस लिखी होगी वो 30 लाख लिखी होगी, ना कि 22 लाख। तो देयर वेबसाइट विल शो अ प्राइस ऑफ 30 लाख। बल्कि कॉस्ट तो कस्टमर को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि अगर इनको कॉस्ट बता दी तो इन्होंने गाड़ियां बनाने लग जाना है, इन्होंने कंपटीशन में आ जाना है। तो कॉस्ट तो नहीं बताएंगे किसी को, फेयर वैल्यू बताएंगे। फिर उसके बाद अगर ये सोचते हैं कि हम लीज पे देंगे तो फिर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी लीज में कितने किराया लेना है आपने, तो डेट विल बी, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी ₹8 लाख ले लो 5 साल तक, तो फिर आप 40 लाख रुपए की गाड़ी बेचेंगे। अब आप 22 वाली गाड़ी 40 में बेच रहे हैं, इसका मतलब है कि अगर 22 वाली गाड़ी 40 में आप बेच रहे हैं तो 8 लाख का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग प्रॉफिट, और बाकी 10 लाख जो है इट इज योर इंटरेस्ट इनकम। ये आपकी इंटरेस्ट इनकम है जिसको आप स्प्रेड करके 5 सालों के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, टाइम पे आया करें। एप्पल लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। एप्पल लिमिटेड हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर हैं। यहीं से आइडिया हो गया कि मैन्युफैक्चरर लेसर है। यहीं से आइडिया हो गया कि मैन्युफैक्चरर लेसर है, बना के चीजें बेच रहे। टाइम पे आया करें। एप्पल लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट, फर्स्ट रो में हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। एप्पल लिमिटेड फर्स्ट रो में एप्पल लिमिटेड सेल्स द इक्विपमेंट टू फार्मर्स ऑल अराउंड द कंट्री। जी मोहतरम, एक टाइम होता है क्लास में आने का। सेल्स द इक्विपमेंट टू फार्मर्स ऑल अराउंड द कंट्री, पूरी दुनिया में ये किसानों को बेचते हैं। सम कस्टमर्स परचेज इक्विपमेंट फॉर कैश। कुछ कस्टमर्स कहते हैं अच्छा चलो ठीक है हमें कैश में बेच दो, पैसे हम दे देते हैं कैश, हमें कैश में दे दो। सम कस्टमर्स सेल द इक्विपमेंट फॉर कैश एंड अदर्स, और दूसरे कहते हैं परचेज अंडर एप्पलबीज लीज एग्रीमेंट। दूसरे कहते हैं कि हमें लीज एग्रीमेंट के मुताबिक दे दो। तो मेरे भाई इधर देखें, ये कुछ कस्टमर्स कैश पे लेते हैं, वो तो 22 लाख वाली चीज के किसके कितने देके चले जाते होंगे, 30 लाख देके चले जाते होंगे। और कुछ कस्टमर्स कहते हैं नहीं भाई हम कैश पे नहीं खरीद सकते, 30 लाख रुपए इकट्ठे देना हमारी जान निकल जाएगी, तो हम 40 लाख थोड़े थोड़े करके दे सकते हैं। तो ये 40 लाख थोड़े थोड़े करके दे रहे हैं, इसका मतलब है अब ये लीज अरेंजमेंट जो है उसमें एंटर हो रहे हैं।
लेकिन मेजर कस्टमर्स आमतौर पे कैश पे ही लेते होंगे। कुछ कस्टमर्स आते होंगे, कहते होंगे हमारे पास कैश नहीं है, फिर वो चीज काफी महंगी लेने को तैयार होते हैं। 22 वाली चीज फिर वो 40 लाख में लेने को तैयार होते हैं। ओके, तो इट वाज अ स्टोरी ऑफ मैन्युफैक्चरर। Similarly, we can talk about dealer as well. You can assume this data for dealer, for manufacturer. Now you can assume this data for dealer as well. मिसाल के तौर पे एक डीलर है, उसकी जेल रोड पे गाड़ियों का शोरूम है। वो क्या करता है, गाड़ी बनाता नहीं है, मटेरियल लेबर ओवरहेड लगा के। उसने गाड़ी इंपोर्ट की, विट्स कार इंपोर्ट की। तो कहते हैं जी मैंने 22 लाख की विट्स गाड़ी इंपोर्ट की है। तो 22 लाख वाली गाड़ी अब वो 30 लाख में बेच रहा है। लेकिन अगर एक बंदा जेल रोड वाले शोरूम के ऊपर जाके कहता है भाई मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो फिर वो 22 लाख वाली गाड़ी उसको 40 लाख में बेचेगा। तो मैन्युफैक्चरर लेसर या डीलर लेसर, दोनों का डाटा ऑलमोस्ट सेम हुआ करेगा। मैन्युफैक्चरर लेसर बना के बेच रहा होगा, डीलर लेसर गाड़ियां खरीद के बेच रहा होगा। लेकिन डीलर लेसर का काम गाड़ियों का होता है। बैंक गाड़ियां खरीद के बेचता नहीं है, बैंक गाड़ियां खरीद के सिर्फ लीज पे देता है। और जिसकी जेल रोड के ऊपर दुकान है, डीलर लेसर, वो गाड़ियां खरीद के कैश पे भी बेचता है और गाड़ियां खरीद के लीज पे भी बेचता है। तो आपको बताया था 3 किस्म के लेसर हैं। सिंपल लेसर था एक, और एक मैन्युफैक्चरर लेसर था, एक डीलर लेसर था। तो डीलर लेसर जहां बना हुआ है ऊपर उसके मिसाल लिख लें और एरो खींच लें कि यही मिसाल उसके लिए भी सही है। कल वाले नोट्स में, मैं तो टाइम नहीं दे रहा आपको, कल वाले नोट्स के अंदर देखें, डिसाइड कर लें रोजाना आना है, वरना ये FR2 इस तरह नहीं चलता काम। बता दें साथ वाले को, ये पता नहीं क्या समझ रहा है। ओके, और उससे बड़े जालिम आप हैं जब आप ये कह देते हैं कि मैं करा दूंगा तुम्हें। एप्पल बी लिमिटेड इज ए मैन्युफैक्चरर, दोबारा आ जाए जी। तो यही मिसाल डीलर की भी बन सकती है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं सवाल। एप्पल बी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट। एप्पल बी लिमिटेड sells the equipment to farmers all around the country. Some customers purchase the equipment for cash and others purchase under Applebee's lease agreement. अब इसका सवाल पर है, मिस्टर हैटफील्ड परचेज्ड अ हार्वेस्टर। ठीक है, ये हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट एग्रीकल्चरल चीजें बेचते हैं। तो एक साहब आए जिनका नाम था हैटफील्ड, उन्होंने कहा जी मुझे हार्वेस्टर चाहिए फ्रॉम Applebee लिमिटेड एंड मेड यूज ऑफ देयर फाइनेंस लीज एग्रीमेंट। चलो पहले ही बता दिया फाइनेंस लीज है, टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उन्होंने उसकी कौन सा क्या कहते हैं लीज का अरेंजमेंट यूज किया, फाइनेंस लीज का। द डिटेल्स ऑफ द लीज, अब टेस्ट लगाने की फिर जरूरत नहीं है जब सवाल बता रहे हैं कि लीज फाइनेंस है। द डिटेल्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। लीज पीरियड इज 5 years, signed on January 5. Lease installment of 2 lakh are payable annually in arrears. Useful life is 10 years. A fair market rate is इतने। The costs, भाई ये जो 2 लाख है इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 5 से 10 साल तो उसकी उम्र है ना। हमें क्या चाहिए, लीज पीरियड। हमें क्या चाहिए, लीज पीरियड। द कॉस्ट टू Applebee टू मैन्युफैक्चर दिस हार्वेस्टर वॉज 5 लाख। Applebee को ये हार्वेस्टर बनाने का 5 लाख पड़ा। Applebee लिमिटेड implements a markup of cost plus 28% on their cash sale. Applebee कैश सेल पर लोगों को 28% मार्कअप ऐड करके बेचता है। कैश सेल पर लोगों को 28% मार्कअप ऐड करके बेचता है। ओके, नाउ अब आपने
मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के सवालों में वर्किंग 1 ये किया करनी है। कॉस्ट, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। It will be your working for मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल, ये याद रख लें। आगे होके बैठे हैं भी फिर मसला रहेगा, और आगे हो जाए थोड़ा सा आगे। ओके, भाई फर्स्ट रो में आ जाओ। अच्छा जी, कॉस्ट बताएं मुझे कि एप्पल बी ने मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाकर कितने का हार्वेस्टर बनाया? 5 लाख। ऐसे ही आमतौर पे एक बंदा है और आके कहे कि जी मुझे आप ये इक्विपमेंट दे दें, तो हम उसे कॉस्ट पे कितना मार्कअप ऐड करके देते हैं? 28%। ओके, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट प्लस 28 इज इक्वल टू 128। ओके, व्हाट इज कॉस्ट? 5 लाख। आप जिस तरह मर्जी कैलकुलेट कर लें, ये 100 पे पड़ी है, हमें क्या चाहिए? 128 नहीं 28, प्रॉफिट नहीं, सेल प्राइस चाहिए जी। $640,000। जी भाई, आम तौर पर 22 लाख वाली गाड़ी 30 लाख में बेची जाती है, तो आम तौर पर 5 लाख वाला इक्विपमेंट 6,40,000 में बेचा जाता है। लेकिन भाई ये उसको बेचा जाता है जो कैश लेके आए। सवाल में लिखा हुआ है एप्पल बी लिमिटेड इंप्लीमेंट्स अ मार्कअप ऑफ कॉस्ट प्लस 20% ऑन देयर ओके कैश सेल प्राइस। अगर एक बंदा कहता है मेरे पास कैश है, तो फिर उसको ये चीज इतने की बेची जाती है। ओके, नेक्स्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? एनुअल रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन या एनुअल रेंटल प्लस जीआरवी यूजीआरवी, बहरहाल कुछ गिवन नहीं है, तो कुछ गिवन नहीं है इसलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट निकाल लेते हैं रेंटल्स की बुनियाद पे। जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बताएं। 2 लाख, जैसे था ना ये रेंटल मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स, तो रेंटल मल्टीप्लाइड बाय 5 ईयर्स जी 1 मिलियन। ओह, 5 लाख वाली चीज 10 लाख में बेचेगा, वो 22 वाली चीज 40 में बेच रहा था, 18 लाख का प्रॉफिट। ये 5 लाख वाली चीज डबल करके बेच रहे। जो बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, और जो बंदा कहता है मेरे पास पैसे ही पैसे हैं, तो फिर उसे 5 लाख वाली चीज 6,40,000 में बेच देता है उसी वक्त पैसे लेके। जो कहता है पैसे नहीं है, फिर उसको किस्तों में बेचता है। ओके, नाउ व्हाट इज द सेलिंग, फर्स्ट रो में आ जाओ। व्हाट इज द सेलिंग प्रॉफिट?
What is interest income? It is to be split over 5 years. ये 5 सालों पे, अच्छा लास्ट में बैठना है, ये कब से मसला है यार, अजीब बंदे हैं। ओके, नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करवाएं जी। 2 लाख इंटू, डो नॉट शर्मा, चलें जल्दी, इंटू 1 माइनस 1.169911 169911। कभी पेपर में रेट लगा जाए तो रेट को राउंड ना कीजिएगा, जिस तरह वो रेट यूज करे उसी तरह कर दीजिएगा। होमवर्क के सवाल में भी इसी तरह था, जो रेट आ जाए फिर उसी को यूज करें मजबूरी की हालत में। रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड 0. ओके 1.16, ओके 1.16 जी, 0. ओके 640,000। उसने रेट को इस तरह रखा हुआ था कि ये जवाब बराबर आए। अच्छा, ये और ये बराबर आ रहे हैं, ये परसों के सवाल में बराबर नहीं आएंगे, फिर इस पे बात करेंगे क्यों बराबर नहीं आ रहे। फिलहाल फेयर वैल्यू और नेट इन्वेस्टमेंट बराबर आ रही है, यानी लेसर उससे कितने पैसे ये प्रिंसिपल है ना, लेसर उससे कितने पैसे प्रिंसिपल की मद में ले रहा है 640,000, और उसकी वैल्यू भी कितनी है 640,000, और उससे ले भी कितना रहा है 640,000। प्रिंसिपल के ऊपर कितने ले रहे हैं 1 million माइनस 640,000, डेट इज 360,000, डेट इज चार्ज्ड बाय लेसर टू लेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। तो ये वर्किंग का पैटर्न याद रखना है, ये जहन में ना इसकी 3-4 तस्वीरें खींचें और घर में फिर स्वाइप करके देखना है इसको जहन में, ये बार बार इसको जहन में रखें, ये वर्किंग का पैटर्न याद रखें। पहले कॉस्ट चाहिए होगी डीलर और मैन्युफैक्चरर लेसर के सवालों के लिए, सिंपल लेसर के लिए नहीं, पहले कॉस्ट चाहिए होगी, फेयर वैल्यू, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब लीज के अगर 5 टेस्ट लगाएं तो एक टेस्ट से ही पता चल जाता है, लीज फर्स्ट रो में आ जाओ, एक टेस्ट से ही पता चल जाता है ये क्या मसला क्या होता है, एकदम चीज शक्ल बन गई थी फर्स्ट रो में, मैंने कहा आ जाओ, क्यों क्या होता है, बैठ के देखो आज जरा। अच्छा, लीज के अगर 5 टेस्ट लगाएं तो एक टेस्ट वही वाला लगा दें, प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू, तो वहीं से पता चल जाता है ये लीज फाइनेंस लीज है। 5/10 से पता नहीं चल रहा था, 5/10 50% आ रहा है, बट इधर देखें 640 divided by 640, that is 100%, it means that lease is a finance lease। तो एक बात ये और भी याद रख लें, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में भी आपने टेस्ट जरूर लगाने हैं कि लीज फाइनेंस है ऑपरेटिंग। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवाल में भी फाइनेंस ऑपरेटिंग का टेस्ट लगा के बाद डिसीजन लेना है कि ये फाइनेंस है या ऑपरेटिंग। Okay, next, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लेसर हमेशा कहां से स्टार्ट करता है, नेट इन्वेस्टमेंट। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लेसर हमेशा स्टार्ट करेगा नेट इन्वेस्टमेंट से।
आज के बाद आपने दो चीजें देखा करनी है सवाल में कि लेसर का एक्टिविटी क्या है, वहां से पता चल जाएगा डीलर है मैन्युफैक्चरर है। डीलर या मैन्युफैक्चरर हो तो सेम ट्रीटमेंट है, बैंक लेसर हो तो फिर शायद कोई जरूरत नहीं। फिर हम ऐसा भी नहीं करते थे, फिर हम पहली दो लाइनें ही स्किप कर देते थे। फिर आपको याद है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट करते थे। तो ये जो आपने एक्स्ट्रा टॉपिंग की है ये सिर्फ किस सवाल के लिए की है, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर के सवाल के लिए, बाकी इसकी जरूरत नहीं थी। ओके चलें जी, वर्किंग टू अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। जो बात का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था उस चक्कर में आपने नहीं बोला या समझ के नहीं बोला? मोहतरम जो बात का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था उस चक्कर में आपने सही बोला है या सोच के सही ये बोला है कि नहीं करना? बोलो, पता नहीं। ओह मैन, अच्छा जी, यकम जनवरी दिलो दिमाग से क्लास में रहा करें, रोजाना आ जाया करें तो बहुत ही आला बात है। यकम जनवरी 2005 शर्मिंदा कर करके मरा करें छुट्टी करने वाले को। नेट इन्वेस्टमेंट बताएं जहां से सवाल स्टार्ट करना है। 640,000। और उसामा छुट्टी अच्छी गुजरी सैटरडे वाली, एंजॉय किया। यकम जनवरी 2005 640,000 इज आवर नेट इन्वेस्टमेंट। चलें जी आगे बताएं। We can even solve question in rupees and thousand. I will, you will, we both will. Rupees in thousand, no problem. अगर वहां रुपीज में कर दिया ऊपर रुपीज लिख देंगे, now rupees in thousand में कर देते हैं। Why to waste our precious time? Let us spend this time anywhere else. Okay, 640। सवाल को जल्दी खत्म करें। चलें जी आगे। 31/12/5 जी इंस्टॉलमेंट 200। 31/12/6 200। साथ लोग हैं 200। जी कितने 200 हो गए? 5। चलें जी, इंटरेस्ट 109 91। कैलकुलेटर कोई नहीं इस्तेमाल से देखिए बारो बार, और तरतीब भी अपनी। बैलेंस पहले लिख रहा है, तुझे बैलेंस कैसे पता चला जब तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं आया? 1 घर वाले हैरान हो गए कि अभी तो पेपरों की छुट्टियां भी नहीं आई, अभी से इतना पढ़ने लग गया है।
ओके, जर्नल एंट्रीज करनी है 2005 और 6 की इन एप्पल बी लिमिटेड बुक्स, और नोट बनाने। ओके, आ जाए भाई, आगे आ जाए, इस रो में आ जाए। जी, सबसे पहली जर्नल एंट्री समझने वाली है, इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर की सारी जर्नल एंट्रीज नॉर्मल लेसर जैसी हैं, एक्सेप्ट पहली जर्नल एंट्री। अच्छा जी, पहली जर्नल एंट्री क्या होती थी लेसर के? एसेट डेबिट कैश, नहीं राइट, लेसर की मैन लेसर की हो, सुबह सुबह पता नहीं, राइट ऑफ यूज कलर्स लेसर के लिए यूज नहीं करना। ओके, पहली एंट्री लेसर की क्या होती थी? बैंक करता था एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। फिर उसके बाद अगली एंट्री करता था लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। पहली एंट्री होती थी एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री होती थी लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। पहली एंट्री तो आपने करनी ही नहीं, कभी भी नहीं करनी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, बिकॉज मैन्युफैक्चरर लेसर ने खुद बनाया है, तो पता नहीं कब मटेरियल लगा होगा, कब लेबर लगी होगी, कब ओवरहेड लगे होंगे, इसलिए मैन्युफैक्चरर लेसर के सवाल में पहली एंट्री तो छोड़े पड़े। बस दूसरी एंट्री बताएं क्या होती है? लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। लेकिन असल में ये इसका एसेट नहीं है, असल में ये इसकी इन्वेंट्री है, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट बेचता है, तो इसके लिए हार्वेस्टर इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट, हार्वेस्टर इज एन इन्वेंट्री। अब वो जो परपेचुअल सिस्टम में एंट्रीज करते थे ना, वो दो एंट्रीज करेंगे, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करके करेंगे, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ओके, यकम जनवरी 2005 का साल, यकम जनवरी 2005, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। बस एक छोटी सी चेंज ये करेंगे कि डेटर की जगह लिखेंगे लीज रिसीवेबल। ओके, अब आप मुझे बता दें व्हाट इज लीज रिसीवेबल? लीज रिसीवेबल किस पे रिकॉर्ड होता है? नेट इन्वेस्टमेंट पे। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट पे, सेल फेयर वैल्यू पे, इन्वेंट्री कॉस्ट पे। गुड गुड गुड। लीज रिसीवेबल किस पे मैयर होता है? नेट इन्वेस्टमेंट पे। कॉस्ट ऑफ सेल किस पे मैयर होती है? कॉस्ट पे। सेल किस पे मैयर होती है? इन्वेंट्री किससे क्रेडिट होगी? इन्वेंट्री किस पे पड़ी होगी? तो क्रेडिट भी किससे होगी? कॉस्ट से होगी। ये इनकम्प्लीट फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा है, परसों के सवाल में कंप्लीट फॉर्मूला लिखवाया जाएगा, अभी इनकम्प्लीट फॉर्मूला है ये। चलें जी, लेकिन अभी इस सवाल के लिए सही है, कोई हर्ज नहीं। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट? 6, वो व्हाइट बोर्ड के वो थल्ले नीचे सजी 640 रुपीज इन 1000, रुपीज इन 1000। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल 500। लेजर लाइट है, कॉस्ट ऑफ सेल पे रोशनी डालें, आज लाल रोशनी डालें कॉस्ट ऑफ सेल पे।
ट्राई ना करना, मुझे करने दे। अच्छा सेल नहीं डाले। ओके नहीं, कुछ ऐसी बात हो जाए ना, बड़ों को अपनी बात कन्विंस नहीं करते होते, चुप कर जाते थे ऐसे होके। मैं पहले ही कह रहा था अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बातें नहीं करते होते बड़ों। अच्छा जी चलो, कॉस्ट पे रोशनी डालो आज। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट पे रोशनी डाले जी, कितनी है? 500। ओके, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 640। What is cost for inventory? 500. It's over. ये था मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल। बस अब अगली एंट्री उसी तरह जी। 31/12/5 को एडवांस का सवाल है, एरियर का? एरियर का। तो ये पहली एंट्री नोट कर लें, फिर आगे चलें। भाई वो जो जोहर को मैंने अमेंडमेंट्स करके दी थी ना, वो मुझे सॉफ्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट निकाल के लाके दिखाएं। बताया उन्होंने आपको? हाँ हाँ, सॉल्यूशन। जी वो ऊपर कर दें उसका विंग। जी वो आते हैं ना, तो ये वाला बंद करवा दें, उसको मैसेज करें टीए को। ओके ये सी बंद करवा दो। अमेंडमेंट्स कर लिए? बैठे चलें जी। 31/12/5 को एंट्री करें कैश डेबिट ओके जी बोलें कैश डेबिट कितने से? 200। लीज रिसीवेबल क्रेडिट 91। इंटरेस्ट इनकम 109 जी। और कोई एंट्री हमारे साल? कोई एंट्री नहीं होनी, बस और खत्म। भाई दो ही हो सकती है ना, ये तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की, वो तो रिसीवेबल है ही नहीं और रिसीव हो गया। दूसरी होती डेप्रिसिएशन की, वो लेसर करता ही नहीं। Okay, now we'll move towards 2006 जी। 31/12/2006 एंट्री बोलें। अब टॉप पे लिख लें, डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर के सवालों में सिर्फ पहली एंट्री डिफरेंट होती है, सिर्फ पहली एंट्री डिफरेंट होती है। डीलर मैन्युफैक्चरर के सवालों में सिर्फ पहली एंट्री डिफरेंट होती है। ये रिमोट जो है ना, इनको दे दिया करें क्लास के शुरू में, थोड़ा समझा दें सारा। दे दें।
MCQ आए थे FR1 में, समझ आ गए थे? अच्छा ठीक है, सवाल की रिक्वायरमेंट बी छोड़ें, नोट तो आप खुद भी बना लेंगे, ये MCQ सॉल्व कर दें। या ICAP की किताब में 20 MCQs हैं हर टॉपिक के, उसमें से 6-7 आपको भी दे दिए हैं, तो ये 6 कर देंगे। जी 5 मिनट में आपको दे रहा हूं अब, बस इसी सफ़े पे सॉल्व कर लें। MCQs की ऑप्शंस तो नहीं अवेलेबल, बस आगे फिगर लिखते रहें। उधर रखें। फिल आउट करते रहे ना फिगर्स आगे, 1 के आगे, 2 के आगे। बैठे। भाई आगे फिगर्स लिखनी है तो अंग्रेजी लिख रहे हैं, फिगर्स लिखनी है आगे, रुपीज इन रुपीज में। क्या आपने किए हैं चेंजेस? आपने किए हैं चेंजेस ये? ठीक है, हाँ करा लो सबके लिए। होमवर्क कितने लोगों ने किया, जरा हाथ खड़ा करें, बस इतनी कॉपीज कराओ। होमवर्क दिखाएंगे फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं बस असूल ये है कि इंटरेस्ट कम होना है, तो जाहिर बात है जब इंटरेस्ट कम होगा तो प्रिंसिपल वक्त के साथ बढ़ेगा। जी भाई तैयार हो जाए, 7 वाले को 6/6 देने हैं या 5/6 देने हैं? देखें जरा 0/6 वाला भी बैठा होगा कोई। जी कितने लोगों के 6 के 6 सही हैं, हाथ खड़ा करें। अभी तो मैंने बताया ही नहीं। ओके ओके, पॉइंट 1, at what amount does IFRS 16 require Mr. Hatfield to capitalize the asset acquired under a finance lease? Okay, मिस्टर हैटफील्ड एसेट को किस अमाउंट पर रिकॉर्ड करेगा अंडर फाइनेंस लीज? हैटफील्ड कौन है? लेसी। हैटफील्ड कौन है? लेसी। और वो किस पर रिकॉर्ड करेगा एसेट को?
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट वो कैसे निकालेगा? वो इसी तरह निकालेगा ना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। तो लिखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड करेगा। लिखिए आगे पीवी ऑफ एलपी। लेसी की बात हो रही है, लेसर की बात हो रही है? कितने लोग लेसर समझे थे पॉइंट 1 पढ़ते हुए? हेडफील्ड कौन है? लेसी। लेसी किस पे रिकॉर्ड करेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स? 640,000। What amount will appear under non-current asset in respect of this lease in balance sheet of Hatfield at 31 दिसंबर 2005? 31 दिसंबर 2005 की रात को हैटफील्ड की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में क्या नजर आएगा? हैटफील्ड की बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या नजर आएगा? ओके भाई, हैटफील्ड की बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज नजर आएगा। हैटफील्ड कौन है? उसकी बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में तो लीज लायबिलिटी नहीं जाती। नॉन करंट एसेट्स में तो लीज लायबिलिटी नहीं जाती। लीज लायबिलिटी तो नॉन करंट लायबिलिटीज में जाती है एलएससी की बुक्स में। सवाल क्या है, नॉन करंट एसेट में क्या जाएगा या नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या जाएगा? अच्छा, अब भाई लेसी तो डिप्रिशिएट कर, अब डिप्रिसिएशन तो मैंने कहीं निकाली नहीं। सबर अब डिप्रिसिएशन तो मैंने कहीं निकाली नहीं। अब अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर और नॉट एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर। उसकी बुनियाद पे हमने डिसाइड करना है। तो लिखें पॉइंट 2 के बारे में, सफ़े के नीचे बहुत जगह है। पॉइंट टू के ऊपर डिस्कशन लिखें। लेसी विल शो एसेट एट कॉस्ट माइनस depreciation, cost minus 1 year depreciation. Ownership will not transfer. कहीं लिखा हुआ है 5वें साल के एंड पे बाकी 5 साल के लिए उसको दे दिया जाएगा। Ownership will not transfer, so he will depreciate over shorter of. Ownership will not transfer, so he will depreciate over shorter of lease term and useful life. लीज टर्म और यूजफुल लाइफ के शॉर्टर पे डिप्रिशिएट करेगा। ओके, अब भाई कैलकुलेशन करें। कैसे करेंगे? कॉस्ट बोले 640,000, डेप्रिसिएशन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डिवाइड बाय लाइफ 120 5 1 ये फिगर कितने लोगों की सही थी? हाथ खड़ा करें। ओके, क्या गलती क्या की थी बाकी लोगों ने? थोड़ा शेयर करें, गलती क्या की थी? 10 से डिवाइड कर दिया था। लेसी के लिए रूल क्या है? नहीं, रूल शॉर्टर ऑफ नहीं है। इफ ओनरशिप इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसफर, फिर इफ ओनरशिप इज देन शॉर्टर। ये बात कहां लिखी हुई है? ये जो कॉन्सेप्ट आपने लिखना शॉर्टर का, अंडरलाइन करें। लेक्चर 2 को रेफर कीजिएगा जाके। लेक्चर 2 में अपने नोट्स देखिएगा, वहां एक डिसीजन ट्री बना के ये बात बताई हुई थी। अब सवाल अपना रुख बदल गया है। अब सवाल ने किसकी बातें शुरू कर दी हैं? एप्पल बी की। एप्पल बी की शुरू कर दी हैं। ओके, पॉइंट 3, what amount will appear under current assets? अच्छा, पहले मुझे ये बता दें, एप्पल बी की बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? लेसर की बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है? लेसर की बैलेंस शीट में क्या क्या आ सकता है? लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल। लेकिन इंटरेस्ट रिसीवेबल किन सवालों में आते हैं? अब पीछे क्या बच गया? अच्छा, लीज रिसीवेबल करंट एसेट में कौन सा आता है? नॉन करंट पोर्शन, करंट पोर्शन? करंट पोर्शन। अब सवाल पढ़ें दोबारा। What amount will appear under current assets in respect of this lease in balance sheet of Appleby on at 31 दिसंबर 5? हम खड़े किस दिन है? 31/12/5। हमारे साल की पेमेंट के नीचे, जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तो बोले 31/12/5 के लिए करंट क्या है? 31/12/6। What is this?
93, तो जवाब लिख लें 93, ओ सॉरी 107, दिस इज करंट 107. Okay. Next, what amount will be shown as income from this transaction in the statement of profit or loss of Apple B for the year ended 31 दिसंबर 2007. अच्छा, पहले मुझे बता दें लेसर के प्रॉफिट लॉस में क्या जाता है? अगर लेसर के प्रॉफिट लॉस में इंटरेस्ट इनकम जाता है तो हमें किस साल का इंटरेस्ट इनकम चाहिए? 2007 की इंटरेस्ट इनकम चाहिए. अगर एनुअल एरियर का सवाल है तो 2007 की इंटरेस्ट इनकम कहां नजर आएगी? और अगर एनुअल एडवांस का सवाल है तो 31/12/7 की इनकम कहां नजर आएगी? अब एक एक 8 वाली फिगर तो उठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सवाल एरियर का है. तो 31/12/7 की इंटरेस्ट इनकम कहां नजर आएगी? 31/12/7 कितनी? 75. तो 0.4 का जवाब हो गया 75. ओके, 0.5. अभी ना देखें ना साथ वाले को, एंड पे की थोड़ा शर्मिंदा करेंगे, जो कटिंग करके वो बार बार चीजें सही करे, एंड पे उसे शर्मिंदा करना है. 0.5 व्हाट वुड बी, हालांकि सिंपल चीजें हैं सारी. व्हाट वुड बी द करंट एसेट फॉर लीज इक्विपमेंट इन हैटफील्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 7? 0. नो, करंट एसेट में कुछ आता ही नहीं भाई. करंट लाइबिलिटी अगर लिखा होता ना तो फिर आना था. देखें जबरदस्ती साथ वाले ने इधर भी कुछ टोका होगा, कुछ लिखा होगा. देखें देखें चेक करें, कुछ ना कुछ इसने फिर लिखा होगा. अच्छा, क्या लिखा हुआ है जरा देख के बताएं. दाएं बाएं वाले के सफा नहीं छुपाना अभी. नहीं, दाएं बाएं वाले के कुछ ना कुछ लिखा होगा, कोई फिगर निकाली होगी उसने जरूर. क्या फिगर लिखी हुई है? देखें देखें देखें, बताएं क्या फिगर. रेड शर्ट ने क्या लिखा है? 0 लिखा हुआ है. आपने क्रॉस लगाया हुआ है. आपने क्या लिखा? अब 0 लिखा है. आपने क्या लिखा? 2008 की अमाउंट क्या लिखी हुई है? कितनी? 146. तो बोल ना, तू साथ वाले खड़े हो जो. मैं कह रहा था बोलो साथ वाले ने क्या लिखा हुआ है, आपने बोला नहीं. खड़े हो, आप भी खड़े हो जो. हाँ, और आप भी खड़े हो जो. आपको नहीं खड़े कर रहा मैं, आप खड़े हो. मैंने कहा था बताओ साथ वाले ने गलत लिखा हो तो बताओ. क्या? तो सब भाई तू भी खड़ा हो जा फिर. तो खड़े हो. मैंने कहा साथ वाले ने गलत लिखा हुआ है तो देखा नहीं साथ वाले का. अच्छा, आपने क्या लिखा हुआ है? 146. दोनों इकट्ठे हो, बैठ जाओ. ओके, तो मेरे भाई करंट एसेट्स में कुछ नहीं जाएगा. व्हाट इज द सेलिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 5? पहले बताएं सेलिंग प्रॉफिट कमाता कौन है? लेसर. सेलिंग प्रॉफिट बताएं 31/12/5 का कितना है? हाँ लिखें 640 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट. 640 माइनस 5 लाख. जी 6/6 मार्क्स मिले. हाथ खड़ा करें 6/6 वाले. ओके, देखें साथ वाले ने अगर हाथ खड़ा किया हुआ है तो आप खुशकिस्मत है, उसके साथ बैठे हुए हैं. आपकी रो में एक भी वो है तो बहुत है. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहती है. ओके अच्छा जी, क्या चीज? नहीं, एसेट तो कभी भी करंट में नहीं आता मेरे भाई. एसेट की उम्र पूरी भी हो रही हो ना तो वो नजर नॉन करंट में आता है, क्योंकि एसेट की नेचर ही नॉन करंट है. एक लैंड है, मैंने अगले साल बेच देनी है, तो फिर मैं करंट एसेट में तो नहीं ले जाता. इंट्रो F1 में कभी नहीं ऐसा पढ़ाया गया. तो एसेट तो वो तो जो लाइबिलिटीज या रिसीवेबल्स होते हैं ना कैश वाले, उनका करंट नॉन करंट करते हैं. फिक्स्ड एसेट का कभी करंट नॉन करंट नहीं होता. ये सी अगर मैंने अगले साल बेच भी देने तो मैं नॉन करंट एसेट्स में शो करूंगा. बाय नेचर ये नॉन करंट है. ओके
जी प्रॉफिट को एक ही अच्छा जी ऐसा करते हैं ना, इस सवाल का प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको बना देता हूं। इस सवाल का प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स बना लें जी। इसके प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट्स एप्पल बी की बुक्स में 2005, 6, 7, 8, 9। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट 640 minus 500, it comes to 140. Interest income ये प्रॉफिट एंड लॉस है सारे सालों का। बहुत मारना है। अच्छा भाई, लेसर का सवाल है ना, तो देखो लेसर डिप्रिशिएट नहीं करता। लेसर क्यों नहीं डिप्रिशिएट करता, ये वजह सुन लो। उसने एसेट ही अपनी किताबों से निकाल दी है, एसेट ही अपनी किताबों से निकाल दिया, तो फिर लेसर डिप्रिशिएट करता है ऑपरेटिंग लीज में, फाइनेंस लीज में नहीं करता। ये कैसे पता चल गया था फाइनेंस लीज है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू। 5 टेस्ट लगाए, 5 में से 1 का जवाब ही यस आ गया, तो ये फिर ये फाइनेंस लीज है। समझ आई बात, नहीं समझ आई? देख लो ना, एंट्रीज भी देख लो, एंट्रीज में भी डिप्रिसिएशन नहीं आ रही। भाई चेंज आया करे, साथ ही ऊपर लिख लिया करें, ऐसे याद रह जाती है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के सवालों में पहले साल सेलिंग प्रॉफिट भी आया करेगा, जैसे ही कोई चेंज आए वहां लिख लिया करें। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के प्रॉफिट एंड लॉस जहां बनाया वहां लिखें। इसके प्रॉफिट एंड लॉस में पहले साल सेलिंग प्रॉफिट भी आएगा, इसके प्रॉफिट एंड लॉस में पहले साल सेलिंग प्रॉफिट भी आएगा। ओके अच्छा भाई, ये लेसर का सवाल है, लेसी का। अच्छा, फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है? फाइनेंस लीज है। फाइनेंस लीज में लेसर के नोट में क्या क्या आता है? जनरल डिस्क्रिप्शन आएगी इंग्लिश में, मैच्योरिटी एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन भी आएगी। लेकिन बड़ी आसान होगी। और कितने सालों का नोट मांगा हुआ है? 2 सालों का। 6 का मांगा हुआ है, कंपैरिजन में 5 का देना है। तो इसके लिए आप लिख लें आगे, रेफर प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन 35।
ये प्रैक्टिस सेट का 35 क्वेश्चन है जो आपको दिया हुआ है, इसलिए वहीं से जाके सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ये किताब का सवाल है, प्रैक्टिस का 35 है। प्रैक्टिस का 35 अभी जाके बेशक खोल के आप देख लेंगे तो एप्पल बी वाला आपको सवाल मिलेगा। तो इसका नोट आप घर में कौन कौन बनाएगा? मैं बनाने का टाइम नहीं जाया करते ना, आगे चलते हैं। ओके, होमवर्क क्वेश्चन 34 आपने करना होगा, इससे पिछला वाला। ओके, आगे आ जाइए। ट्रीटमेंट ऑफ, अगला सफा निकालना। ट्रीटमेंट ऑफ इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट in case of lessee and lesser। lessee और lesser इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का क्या करते हैं? आगे जाने से पहले एक काम कर दें कि 5 मिनट आपको दे रहा हूं। लेसी के 3 किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और लेसर के 2 किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं वो आप लिखते हैं। लेसर कितने किस्म के हैं? फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज में बैलेंस शीट में क्या क्या आता है और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है, और इसी तरह ऑपरेटिंग लीज में लेसर की बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या क्या आता है। शुरू करें, चलें साथ साथ करते हैं। लेसर फाइनेंस लीज, लेसर फाइनेंस लीज बताएं जी बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? जल्दी जल्दी लिख लें, जल्दी जल्दी। अच्छा, फाइनेंस लीज क्या होती है? कीप द एसेट इन हिज बुक्स या डू नॉट कीप द एसेट? डू नॉट कीप। तो लीज रिसीवेबल आता है और इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है। इंटरेस्ट रिसीव, मैं नॉन करंट करंट की बाइफर्केशन नहीं करा रहा, वो खुद ही घर में कर लीजिएगा। लीज रिसीवेबल आता है, वो 2 में स्प्लिट होके आता है, और कभी कभी इंटरेस्ट रिसीवेबल। इसके अलावा और कुछ नेवर, बस लेसर की बैलेंस शीट में और कुछ नहीं आता। आगे चलें, प्रॉफिट एंड लॉस बताएं। हाँ, सिर्फ इंटरेस्ट इनकम, वो तो आज मैन्युफैक्चरर लेसर था, एक और 140 भी आ रहा है, वरना वैसे तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम आती है प्रॉफिट एंड लॉस में, इंटरेस्ट इनकम। अच्छा जी, लेसर ऑपरेटिंग लीज, चलें जी ये खुद ही करें। लेसर ऑपरेटिंग लीज बैलेंस शीट में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में? जल्दी 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 जरा। ये करने के बाद आपने देखना है साथ वाले ने समरी कितना खूबसूरत तरीके से नोट की है। उसके माइंड में जो स्केच है वो आपको नजर आएगा। अच्छा जी, लेसर ऑपरेटिंग लीज बोलें जी। कीप द एसेट इन इट्स बुक्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नजर आएगा, और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल इनकम, पीपीई नजर आएगा, राइट ऑफ यूज नहीं, पीपीई नजर आएगा, और रेंट रिसीवेबल या अनअर्न्ड रेंटल इनकम, और बस प्रॉफिट एंड लॉस में रेंटल इनकम नजर आएगी स्ट्रेट लाइन वाली, और डिप्रिसिएशन ऑन पीपीई, बस रेंटल इनकम और डिप्रिसिएशन। ओके, लेसी नॉर्मल, वो जो लेक्चर 1 2 3, लेसी नॉर्मल, राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी और इंटरेस्ट पेएबल। लीज लाइबिलिटी के 2 हिस्से होंगे, करंट नॉन करंट। राइट ऑफ यूज, लीज लाइबिलिटी,
और इंटरेस्ट पेएबल। और प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन। ओके, लेसी लो वैल्यू एसेट, लेसी लो वैल्यू एसेट। भाई लो वैल्यू एसेट में लीज 1 साल से कम होती है, 1 साल से ज्यादा भी हो जाती है, ज्यादा भी होती है। लेसी लो वैल्यू एसेट, तो जब 1 साल से ज्यादा होती है तो फिर एक मसला आएगा, फिर रेंट कभी ज्यादा आ रहा होगा कभी कम आ रहा होगा। तो सोचे लैपटॉप वाला सवाल, कभी रेंट ज्यादा आ रहा कभी कम आ रहा होगा। अब सोचिए बैलेंस शीट में क्या आएगा, फिक्स्ड एसेट तो नहीं आना, बैलेंस शीट में या आएगा रेंट पेएबल या प्रीपेड रेंट। लो वैल्यू एसेट बैलेंस शीट में आएगा रेंट पेएबल या प्रीपेड रेंट। अगर पेएबल हुआ तो लाइबिलिटीज में, प्रीपेड हुआ तो एसेट्स में, और बैलेंस शीट में एसेट नहीं आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आएगा रेंट एक्सपेंस। और शॉर्ट टर्म लीज, लेसी शॉर्ट टर्म लीज। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट में नॉर्मली कुछ नजर नहीं आता, वजह सुन लें। शॉर्ट टर्म लीज है ना 4 महीने की, तो बैलेंस शीट में क्या नजर आना है, शॉर्ट टर्म लीज है 7 महीने की, तो बैलेंस शीट में क्या नजर आना है, कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि 3 महीने की लीज हो, दिसंबर जनवरी फरवरी, तो फिर शायद दिसंबर के एंड पे कुछ नजर आ रहा हो, कोई 1 महीने का किराया पेएबल नजर आ रहा हो, लेकिन नॉर्मली बैलेंस शीट में कुछ नहीं आएगा। तो बैलेंस शीट में लिख लें नॉर्मली नथिंग, कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, अगर 3 महीने ऐसे हो कि 1 महीना हमारे साल का हो, 2 अगले साल के हो, फिर शायद कुछ बैलेंस शीट में नजर आ जाए। नॉर्मली नथिंग, बैलेंस शीट में कुछ नजर नहीं आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एक्सपेंस। और इन दोनों का नाम क्या है, रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस। लो वैल्यू एसेट और शॉर्ट टर्म लीज, इन दोनों का नाम है रिकॉग्निशन एग्जेम्पशंस। अच्छा जी, इस सफे के टॉप पे दोबारा लिख लें, लेसर सिंपल हो या मैन्युफैक्चरर डीलर हो, फाइनेंस ऑपरेटिंग का टेस्ट हमेशा लगाना है। लेसर सिंपल हो या डीलर मैन्युफैक्चरर हो, फाइनेंस ऑपरेटिंग का टेस्ट हमेशा लगाना है। अच्छा, इसके आगे या इसके नीचे एक सफ़ा छोड़ दें, ये 5 नोट कैसे बनाएंगे ये मैं आपको फिर किसी दिन लिखवाऊंगा। अभी मैं आपको नोट बनवा चुका हूं, लेकिन आईकैप से एक ईमेल के रिप्लाई का इंतज़ार है, तो फिर आपको नोट भी बताए जाएंगे। ये 500 नोट कैसे बनाएंगे इसके ऊपर भी बात होगी। ये सारे नोट हम 5 के 5 बना चुके हैं, 5 के 5 हम नोट बना चुके हैं। ओके, अच्छा भाई ये बता दें, फिक्स्ड एसेट जब आप खरीदने जाते हैं तो ऊपर के खर्चे क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, फ्रेट चार्जेस, वही ट्रांसपोर्टेशन। तो ये 3-4 मोटे मोटे खर्चे हैं जो ऊपर के खर्चे होते हैं, और इनको क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज करते हैं। इसी तरह अगर लीज अरेंज कराने जाए लेसी, अगर लीज अरेंज कराने जाए लेसी तो ऊपर के खर्चे होते हैं,
इनको कहते हैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अब आप हजरात ने जरा सवाल पढ़ के देखना है कि ये कॉस्ट्स कौन कौन सी होती हैं। तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग एंटर्ड इनटू अ कितने साल की लीज? 4 ईयर लीज। सफा पलट लें। तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, जहां जो लोग पहुंचे हुए हैं वो तो पहुंचे हुए हैं ना, पता नहीं कहां पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग एंटर्ड इनटू अ 4 ईयर लीज ऑफ अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2015। TBM incurred following expenses on arranging a lease. लीगल फीस पेड टू लॉयर। सफे के टॉप पे लफ्ज पढ़े इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा मुझे बताएं ये डायरेक्ट कॉस्ट है लीज अरेंज कराने की, यानी डायरेक्टली लीज की वजह से पड़ी या वैसे ही लॉयर को पैसे दिए? लॉयर इधर आ यार, किधर जा रहा है? कहते यार 2 दिन से कोई क्लाइंट नहीं आया, चल यार ये ले 1200 ले मेरी तरफ से, जा। इज इट सो? नो। तो ये लीज अरेंज करने की डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके। कमीशन पेड टू एजेंट, एजेंट को कमीशन दिया हमने लीज अरेंज कराने के लिए, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ निगोशिएटिंग लीज टर्म्स, लीज टर्म्स निगोशिएट करने के लिए कॉस्ट दी। जी बोले बोले बोले, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके। कोई मीटिंग वगैरह हुई होगी, उस पर कुछ खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग कोलेट्रल, लेसर ने कहा कि तू एसेट लीज पे ले लेगा, बाद में तूने नजर नहीं आना, कराची बहुत बड़ा है, तूने नहीं नजर आना, तो कहाँ मिलेगा मुझे, तू सिक्योरिटी दे मुझे। तो सिक्योरिटी अरेंज कराने के लिए कोई खर्चा हुआ, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके। पेमेंट्स मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट्स, बल्कि ओल्ड भी लिख सकते हैं, पेमेंट मेड टू ओल्ड टेनेंट्स टू ऑब्टेन द लीज। वो जो एग्जिस्टिंग टेनेंट पहले से मौजूद हैं, जो ये चीज यूज कर रहे हैं, वो छोड़ नहीं रहे थे मशीन को। हमने कहा यार लेसर वो मशीन छुड़वा, लेसर कहता है यार तू ट्राई कर ले। हमने 500 दिया, वो मान गया, कहते ठीक है छोड़ देता हूँ मशीन। तो वो पेमेंट मेड टू एग्जिस्टिंग टेनेंट टू ऑब्टेन द लीज, वो पुरानों से मशीन वापस लेने की उन्होंने हिम्मत की, 500 रुपये दे के मशीन आ गई, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट है। ओके। आवर ओन मैनेजर ऑल्सो स्पेंट 1 डे ऑन लीज निगोशिएशन, हमारा मैनेजर एक दिन लीज निगोशिएट करने पे पता नहीं क्या मार के मारता रहा। हिज मंथली सैलरी 30,000, उसकी महीने की तनख्वाह 30,000 है। जी भाई क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे भाई, इसे इग्नोर करेंगे सवाल में। असल में वजह यह है कि लीज अरेंज होती ना होती, मैनेजर को तनख्वाह देनी ही देनी थी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं यहाँ लाएंगे कि अगर मैनेजर इधर गया तो अपने काम का नुकसान हुआ होगा, यानी नहीं उन्हें टेंशन, मैनेजर को खुद नहीं टेंशन, एक दिन आया हुआ, आप लोगों को टेंशन हो रही है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि अपना काम छोड़ के गया तो उसके काम का नुकसान हुआ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस उसकी मंथली सैलरी जब 30,000 है तो 30,000 उसकी लगी बंदी पक्की सैलरी है, या इस अरेंजमेंट की वजह से इस महीने से 30,000 दिया है, उसकी पक्की सैलरी है, तो ठीक है। वो जिसको आप कहते हैं ना एडमिन एक्सपेंसेस और ये सारे इग्नोर करने होते हैं, वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करने होते। लेकिन मुझे बताएं, अगर लीज अरेंज ना करते तो लॉयर की फीस अवॉइड हो जाती, हो सकती थी ना। अच्छा, अगर लीज अरेंज ना करते तो कमीशन भी एजेंट को अवॉइड हो जाता। अगर लीज पे एसेट लेना ही ना होता तो निगोशिएशन वगैरह करते। अगर लीज करानी ना होती तो सिक्योरिटी देते। अगर लीज अरेंज ना करते तो मशीन छुड़वानी पड़ती पुरानों से। अगर लीज अरेंज ना करते तो भी मैनेजर को पैसे देने पड़ते। यस, इस वजह से इसको स्किप किया हमने। अच्छा भाई, अभी तक तो हमें पता ही नहीं चल रहा ये लेसर का सवाल है या लेसी का। पहली लाइन पढ़ते हैं, तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, नहीं मैन्युफैक्चरर तो लेसी भी हो सकते हैं, बल्कि लेसी तो अक्सर मैन्युफैक्चरर होते हैं, लेसी के मैन्युफैक्चरर होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो लेसी की तो हमने टाइप्स पढ़ी नहीं मैन्युफैक्चरर वाली, लेसी तो जो मर्जी हो। तैमूर बिस्किट, ये लेसर पता नहीं लेसर है लेसी है। तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग एंटर्ड इनटू अ 4 ईयर लीज
ऑफ अ मशीन ऑन यकम जनवरी 15। भाई लेसी है लेसर है, क्या मतलब, कैसे पता चलता है? एंटर इनटू अ लीज के लफ्ज से पता चला। तो दूसरा कहाँ एंटर हो रहा है? वो आसमान पे एंटर हो रहा है, दोनों ही लीज में एंटर हो रहे हैं। इनकर्ड एक्सपेंसेस, वो तो लेसर भी करता है खर्चे, लेसर भी नीचे आए। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर 25,000 पेएबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। आप बताएं, पेएबल है? कई दफा कॉन्टेक्स्ट में अगर ऊपर से पता चल जाए ना लेसर है, तो पेएबल का लफ्ज लेसर भी आमतौर पे यूज कर लेता है, लेकिन अभी फिर लेसी ही होगा। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर 25,000। द इंटरेस्ट रेट छुपा हुआ इन द लीज इज 12%। प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज इन तैमूर बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ओके, सिर्फ किस साल की एंट्रीज करनी है? 31/12/5 की। ओके, 15 की। अच्छा भाई, लेसी कहां से शुरू करते हैं सवाल? लेसी का सवाल लेक्चर 1। लेक्चर 1 we should start with lease payments. बोले जी लीज पेमेंट्स, बोले 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 बोले। हाँ जी, ₹25,000 इंटू 4 years। जी बोले, आगे बोले। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इज इक्वल टू 1 minus 1 point raised to power divided by is equal to 75934। 75934। जल्दी करें, हिलाएं, साथ वाले को नोट करे वो। 75934। अच्छा भाई, लेसी टेबल कहां से स्टार्ट करता है? बताओ, टेबल कुर्सियां कहां से स्टार्ट करता है लेसी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से। और लेसर नेट इन्वेस्टमेंट से। नेट इन्वेस्टमेंट से, वो नेट इन्वेस्टमेंट का लफ्ज बोलता है। लेसी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट का लफ्ज बोलता है। ओके, वर्किंग टू बोलें जी। जी लेट्स स्टार्ट। यकम जनवरी 2015। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स? 75934। ओके, नेक्स्ट 31/12/15 बोले। 25,000। 9113। जी आगे 15 जी 60047। ओके, बैलेंस शीट किस साल की मांगी है? Hey man, let me pick the chair for you। किसने बोला है 15? पढ़ पढ़ पढ़, सवाल से पढ़। कहाँ मांगी है बैलेंस शीट 15 की? बैलेंस शीट कहाँ है? फिर ऐसे ही बोल रहे हैं सुबह सुबह। हद हो गई, वद हो गई, अखीरी होगी आज तो। ओके, अच्छा भाई, नोट किस साल का मांगा है? हाँ अब अच्छा, अगर बैलेंस शीट भी नहीं मांगी, नोट भी नहीं मांगा, तो बस जिस साल की एंट्रीज मांगी हैं बस उसी साल तक शेड्यूल बनाएं। वो जो आप शौक पूरा करते हैं ना जीरो वाला, वो घर जाके कर लीजिएगा पेपर देके। पेपर देके, वैसे भी आखिरी पेपर होता है सैटरडे को होता है, फटू का बाहर निकल के यार मैं जरा शेड्यूल टैली कर लूँ। क्या हो गया यार, खाना बाद में खाएंगे यार, इसको शेड्यूल टैली करने दे। पेपर में क्यों नहीं किया? आई जनरल एंट्रीज थी, ठीक है। तो अगर जनरल एंट्रीज आए तो बस जनरल एंट्रीज तक रोक दें,
आगे करने की जरूरत नहीं है, शेड्यूल पूरा करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत से लोगों को आज पता चला, वरना उन्होंने पूरा करना था। ओके, वर्किंग इतनी करनी होती है, जिंदगी का असूल सुन लें, जितनी सवाल की रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा वर्किंग को आगे चलाने की जरूरत नहीं है। ओके, ये आज क्या चक्कर है, आज स्पीड बड़ी आ रही है। ये सवाल भी खत्म हो गया, क्वेश्चन 2 अब बनेंगे हम। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जर्नल एंट्री 1 जनवरी 15 को लेसी क्या एंट्री करता है? जल्दी जल्दी बोले। राइट ऑफ यूज डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। किसी को याद हो कि एक दिन दूसरी या तीसरी क्लास में इसके आगे भी ब्रैकेट में कुछ लिखवाया था? क्या लिखवाया था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और इसके आगे क्या लिखवाया था? बैलेंसिंग। क्यों? इसलिए कि ऊपर के खर्चे भी कैपिटलाइज करने हैं। ऊपर के खर्चे भी कैपिटलाइज करने हैं। ऊपर के खर्चे कौन से हैं वो अब आप मुझे लिखवाना शुरू करें। सवाल खामोश है, तो लॉयर को पैसे दे दिए होंगे या दे देंगे? अच्छा, सवाल खामोश है, तो क्या हमने एजेंट को कमीशन दे दिया होगा या दे देंगे? सवाल खामोश है, तो क्या हमने निगोशिएट करने का खर्चा कर लिया होगा या कर लेंगे? सवाल खामोश है, तो निगोशिएट करने का खर्चा कर लिया होगा या कर लेंगे? होगा ही बोल दें, कंजूसी कर रहे हैं तो होगा ही बोल दें। अच्छा जी, सिक्योरिटी अरेंज करा के दे देंगे या अरेंज करा के दे दी होगी? जी, कितने में? 1300, 500। भाई तू अलाइनमेंट सही करा यार, तू क्या कर रहा है? अच्छा जी, पुराने किराएदारों से जान छुड़ा ली होगी या छुड़ा लेंगे? छुड़ा ली होगी। कितने पैसे देके? 500। बस, इट्स ओवर। बताएं जी टोटल इसका 4400। अच्छा, लेसर को पैसे दे देंगे या दे दिए होंगे? दे देंगे 5 सालों में, आहिस्ता आहिस्ता, ये 4 साल जितने भी हैं, लेसर को पैसे दे देंगे। लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी, लेसर को पैसे दे देंगे और इन सबको पैसे दे दिए जी। 75। ये इसको किस पे मैयर करना है? इसको कैसे मैयर करना है? बैलेंसिंग फिगर। मिला जुला के लीज, पाईजान सोना नहीं, मिला जुला के लीज किन्ने चे पई? 8334। अब डेप्रीशिएट किसको करना है? 80334। अगली 2 एंट्रीज कर लें हमारे साल की, फिर होमवर्क चेक होना शुरू होगा। जो बंदा आया था या नहीं आया था, सबका। जो नहीं आया था वो मंगवा सकता था दोस्त से। जल्दी करें। जनरल एंट्रीज पूरी करें। अजीब और गरीब लोग बैठे हुए हैं, लिखते ही नहीं साथ कुछ। एंट्री के ऊपर लिखें आईडीसी की पेमेंट्स को लेसी पहली जनरल एंट्री में कैश के नाम से क्रेडिट कर दिया करेगा। आईडीसी की पेमेंट्स को लेसी पहली जनरल एंट्री में कैश के नाम से क्रेडिट कर दिया करेगा। आईडीसी की पेमेंट्स को लेसी पहली जनरल एंट्री में कैश के नाम से क्रेडिट कर दिया करेगा।
अब लेक्चर 1 जैसी एंट्रीज कर दें, 2 रह गई हैं बस। बच्चे ना थोड़ी गड़बड़ करते हैं, वर्किंग 1-2 में आईडीसी को लाने की कोशिश करते हैं। आईडीसी को सिर्फ कहां लेके जाना है? जनरल एंट्री में। अच्छा, क्या पता चले आईडीसी को लेसी एक्सपेंस आउट करता है, कैपिटलाइज करता है? कैपिटलाइज, एसेट की कॉस्ट में ऐड करता है। ओके जी भाई, 31/12/15 को किराया दिया, लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। जी, लीज लायबिलिटी डेबिट, जी 31/12/15। लेसी भाई, लेसी नॉर्मल लीज में डेप्रिशिएट करता है। ओ सॉरी, हमें तो सवाल पूछना चाहिए था, ये लो वैल्यू एसेट है, मशीन है ना, तो लो वैल्यू नहीं है। अच्छा, दूसरा सवाल, क्या ये शॉर्ट टर्म लीज है? तो फिर ये नॉर्मल लीज है। ये बात तो जरूर है, ये तो लिखनी चाहिए थी, क्वेश्चन 1 के साथ लिखें। ये नॉर्मल लेसी है, नॉर्मल लेसी है, बिल्कुल सादा लेसी। सर्दियों में एक मोटी चादर आपने अपने साथ रखनी है। कुछ जगह गर्मी लग रही होती है, कुछ जगह एसी की हवा लग रही होती है बच्चों को। ये मोटी चादर आपने अपने बैग में पक्का पार्ट बना लेनी है। FR2 की किताब के दरमियान वाले सफ़े पे रख के लाया करनी है। ओके जी, डेप्रिसिएशन बोले 80,334 डिवाइडेड बाय 4, 2008 4 2084। अब कल किसकी किताबों में हम देखेंगे? लेस्टर की किताबों में। तो आईडीसी की थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी है, किताब निकाल लें 1-2 मिनट, फिर खत्म करते हैं। ओके, कौन सा पेज है? लेसी की डिस्कशन है 41 पे। जी, द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ, पेज 41 सफ़े का मिड, ये किताब इधर रखें। रिकॉर्डिंग ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट इनिशियली। भाई एमसीक्यूज भी आते हैं, इसलिए अब थ्योरी को मुतवज्जे होकर पढ़ा करना है आप लोगों ने। रिकॉर्डिंग ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट, एक दिन पहले भी किताब पढ़ाई थी, कमेंसमेंट ऑफ लीज और इंसेप्शन ऑफ लीज। हाँ, दूसरी दफा किताब खोल रहे हैं हम थ्योरी के लिए, थ्योरी इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज शैल कंप्राइज,
द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, देखें, द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट शेल कंप्राइज, आगे क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ इनिशियल मेजरमेंट ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ है, डब्बा छोड़े, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो लीज लायबिलिटी भी इसमें आएगी और कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट की कॉस्ट में आईडीसी भी आएगी। इनकर्ड बाय, अगर इनमें से कोई एक खर्चा भी लेसर ने किया होता तो लेसी ने उसे इग्नोर कर देना था, लेसर अपनी जनरल एंट्री में उसे करेगा। हो सकता है एग्री होता है, यार लॉयर को फीस तू दे दे, चल ठीक है, पुराने किराएदार को फिर मैं दे देता हूं पैसे, अच्छा सिक्योरिटी अरेंज तू करा दे, अच्छा चल फिर कमीशन को एजेंट मैं दे देता हूं, आपस में इनकी नेगोशिएशन हो सकती है ऐसे। लेकिन ये खर्चे भी सारे किसने किए थे, लेसी ने किए थे। लेकिन अगर लेसर खर्चा करते तो उसे लेसी के सवाल में इग्नोर करना है। तो क्या लिखा हुआ है, इनकर्ड बाय, लेसी सिर्फ किन खर्चों को कैपिटलाइज करेगा एसेट की कॉस्ट में, जिनको वो खुद करेगा, और अगर करे लेसर बाद में बर्डन लेसी पे डाल दे तो भी जाहिर सी बात है, पे पहले लेसर कर दे, बाद में लेसी को कहे नहीं ये खर्चा तू बर्दाश्त कर, मैं नहीं कर रहा, तो फिर भी हो सकता है। तो इनकर्ड बाय लेसी शर्त है, लेसी ने किया हो, लेसी खुद भी कर सकता है और लेसर करके उसके बर्डन भी डाल सकता है, दोनों सूरतों में। अच्छा, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसी, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। पॉइंट सी, an estimate of cost to be incurred by lessee in dismantling and removing the underlying asset and restoring the site on which it is located। इसके आगे लिख लें IAS 37, या IAS 37 हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा डी इंस्टॉलेशन का खर्चा भी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। अच्छा, अभी ऐसा करें, आप डब्बे में आ जाएं, आईडीसी की डेफिनेशन पढ़ लें, पॉइंट बी के डब्बे में, डब्बा है, डब्बी नहीं है, अच्छा खासा है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये क्या होती है, आईडीसी की डेफिनेशन बताएं, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डेट वुड नॉट हैव बीन इनकर्ड इफ द लीज हैड, जो ना होती अगर लीज अरेंज ना होती। एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर एडेड टू द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, ये ट्रीटमेंट है, एनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर एडेड, ये क्वेश्चन का रेफरेंस काट दें, गलत डला हुआ नीचे। अच्छा, टिपिकल आईडीसी ऑफ लेसी, आप रेफरेंस काट के लेक्चर 13 लिख लेना ऊपर। अच्छा, टिपिकल आईडीसीज कौन कौन सी हैं, टिपिकल जो आमतौर पे यूज होती हैं, कमीशन, लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ अरेंजिंग, कोलेटरल, पेमेंट मेड टू, एग्जाम्पल, या आईकेपी की किताब में एग्जाम्पल दी हुई है छोटी सी। अ कंपनी एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट, लीगल एडवाइजर फीस 30,000, और ओन मैनेजर ऑल्सो स्पेंड 15 दिन ऑन लीज नेगोशिएशन, जाके बैठा रहता था, चाय पीता रहता था। हिज मंथली सैलरी इज 1 लाख, कैलकुलेट आईडीसी। जी भाई, 1 लाख के 2 हिस्से नहीं करने, 15 दिन और वो, ओके ठीक है। अभी आपके रजिस्टर के हिस्से होंगे, होमवर्क अलग होगा, क्वेश्चन अलग होंगे, ओके क्लास तो चलो भाई शुरू करो। 2-3 टीएस को बुलाओ, 2-3 टीएस को बुलाओ, जरा होमवर्क चेक करना है, जैसे शुरू करें। 2-3 बंदे ले आओ, जल्दी करो जी। होमवर्क खोल ले। होमवर्क पे चौथे सवाल में जो प्लांट आ रहा था, उस प्लांट का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल खोलकर उस पे उंगली रखें, मैं फिर चेक करने आ रहा हूं। जल्दी करें। चौथे सवाल में प्लांट के सॉल्यूशन के अमोर्टाइजेशन शेड्यूल पे उंगली रखें। बी क्विक। जल्दी करें। नहीं, इसमें आपने आइडेंटिफाई करना था लेसर कौन है, लेसी कौन है, उसमें आइडेंटिफाई करना था ऑपरेटिंग लीज है, फाइनेंस लीज है। जी दिखाएं, क्या, क्यों, अजीब बात है जी। उंगली रखें 6818 पे, इंटरेस्ट आखिरी, हाँ 6818 ठीक है, 6818, ये 4 नहीं किया, क्यों नहीं किया जी, 6818 ओके। ये 3 जिन्होंने किया उनको दे दें, ओके
खड़े हो जाओ, चेक करना शुरू करो होमवर्क। 6818 की फिगर ढूंढो। 6818 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना होगा, इंटरेस्ट इनकम होगी 6818। खड़े कर दें उसे, खड़े कर दें उसे। अच्छा हाँ, जनरल एंट्री 1 साल की मांगी हुई है, ठीक है। जिन्होंने शेड्यूल दिखाए, जनरल एंट्री 1 साल की मांगी हुई है, कोई मसला नहीं। 6818 जो ना दिखाए उसे कहो 28431 दिखाए। ओके 28431, गुड। 28431 आपने भी नहीं किया हुआ अच्छे से। लोग आपके बारे में तो मैं बड़ा अच्छा समझता था, आप अच्छे बच्चे हो। 28431 28431 जी 28431